अचीवमेंट के तौर पे पेश नहीं करते? देखिए, मैं अपने ये हमारी अचीवमेंट नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जवाबदेही थी ये। कुंभ का आयोजन कैसे होना चाहिए? हमारा कुंभ हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, और ये हमारा प्रतीक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि भव्य और दिव्य कुंभ हो। कुंभ भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय न बने, बल्कि स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का पर्याय बने। और मुझे इस पर मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि मुझे 2019 के कुंभ को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये यूपी की आज पहचान बन रही है। कुंभ देश के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पे लगते हैं, लेकिन यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किसी को माना, 2019 के प्रयागराज कुंभ को माना। अच्छा, इन 5 साल रूल करने के बाद कुछ मन में टीस भी होगी, कुछ विफलताएं भी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी आपने सोचा वो हुई नहीं, कुछ गलत भी हुआ? देखिए, हम लोगों ने कभी बैठ के ये बात महसूस की कि ये काम गलत कर डाला मैंने? मैं प्रतिदिन अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं ही करता हूँ। प्रतिदिन करते हैं? प्रतिदिन करता हूँ। रात में लौट के करते हैं? प्रातः काल से लेकर के और रात्रि तक के अपने एक एक कार्यों का मूल्यांकन करता हूँ, और उन कार्यों के बारे में कि कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे कमी रह गई, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। ये खुद ही तय करते हैं कि मैंने ये गलती की? मैं कह रहा हूँ, अगर आप अंतःकरण से किसी कार्य को करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कहीं कोई गलती की गुंजाइश रहती है। दूसरा, ये हम लोगों का सौभाग्य और देश का सौभाग्य है कि इस देश को संवैधानिक प्रमुख के रूप में दुनिया के सबसे विजनरी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में बने हैं। तो उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ में रही है। हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कहीं गलती कर सके। जब व्यक्ति स्वयं का आत्मावलोकन करता है ईमानदारी के साथ, तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। हम लोगों ने प्रयास यही किया, और पूरी ईमानदारी के साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक एक मुद्दे को लेकर के उसको प्रभावी ढंग से लागू करना। वह प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक कानून का राज हो, उस मुद्दे को लागू करने का हो। अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास सुशासन का लाभ अंत्योदय तक, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का हो। पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। अब हम लोग एक एक करके राजनीतिक सवालों को शुरू करते हैं और उसके बाद इशूज़ पे आएंगे कि यूपी के इशूज़ क्या हैं। तो पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था, और जैसी खबरें थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? देखिए, पार्टी ने मुझसे पूछा था कि आप चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा, देखिए, मुझे पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करना है। पार्टी मुझे कह रही चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं अपनी परंपरागत सीट गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। वैसे पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मुझसे पूछेंगे तो मेरी प्राथमिकता गोरखपुर रहेगी। पार्टी ने मुझे गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया, तो मुझे अच्छा लगा कि पार्टी ने मेरी प्राथमिकता को ध्यान में दे करके और पूरी वो दी। आज मैं निश्चिंत अयोध्या में होकर, आपने इतना काम किया, इतनी बार गए, सबसे ज़्यादा अयोध्या विजिट करने वाले चीफ मिनिस्टर के रूप में आपका नाम रिकॉर्ड में है। अयोध्या के लिए किया भी बहुत कुछ आपने, तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, अयोध्या मेरी आस्था का प्रतीक है। आप मानते हैं कि अगर लड़ते तो अच्छा रहता? आज से नहीं, हम 3 पीढ़ी से अयोध्या से जुड़े हैं। याद करिए, 1949 में अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय मेरे दादा गुरु थे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ होना था 1983 में, तब मेरे गुरुजी थे। राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति उनकी अध्यक्षता में बनी थी। तो हमारा तो अयोध्या का इश्यू हमारे लिए राजनीतिक नहीं, ये आस्था का विषय था, और उस आस्था के विषय मुद्दे पर हम लोग अंतःकरण से जुड़े थे। इसलिए मैं उसको राजनीति से अलग परे हट करके उस पर मैं काम करना चाहता था। वो मेरी जिम्मेदारी थी, अपने कर्तव्यों का मैंने वहाँ निर्वहन किया। और केवल काशी का नहीं, वो केवल अयोध्या का ही नहीं, हम लोगों ने गोरखपुर का भी विकास किया है, प्रयागराज का विकास किया है, लखनऊ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्यों ना माना जाए कि आपने एक सेफ सीट चुनी गोरखपुर की, मथुरा वृंदावन, आसानी से चुनाव जीत सके? देखिए, गोरखपुर की सीट सेफ है नहीं है, ये जिसने काम किया है वही जानता है। लेकिन
गोरखपुर के लिए मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि गोरखपुर में गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ती है। अभी तक देखिए एमपी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब एमएलए का चुनाव आप अपने जीवन में पहली बार लड़ने जा रहे हो ना, अंतर तो है। देखिए, मैं गोरखपुर के लोगों के भावों को जानता हूँ और हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देता है मेरे लिए, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ। मैं जब एमपी का भी चुनाव लड़ता था तो सबसे कम समय, यानी मुश्किल से 1.5 दिन 2 दिन का समय दे पाता था, 2-4 सभाओं के लिए दे पाता था शहर के लिए समय। डोर टू डोर संपर्क कभी नहीं कर पाया। अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करता था, पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करता था, इसलिए पार्टी ने मुझे गोरखपुर से लड़ने के तो लिए आप कहा। जा क्यों नहीं रहे गोरखपुर? नहीं, मैं तो अभी प्रचार में लगा हूँ, लोगों के प्रचार में लगा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर रिस्क है कुछ? कोई रिस्क ना रिस्क है ना तो ओवर जा क्यों नहीं रहे हो आप कॉन्फिडेंस। गोरखपुर? गोरखपुर समय आने पे जाऊंगा। गोरखपुर की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, तो मेरी आवश्यकता क्या है। दूसरा राजनीतिक प्रश्न ये है कि विपक्ष हमलावर है आपके ऊपर, वो तमाम मुद्दे उठाता है आपके खिलाफ, कानून व्यवस्था जिसकी बात आपका जिक्र करते हैं। विपक्ष का कहना है कि एक नया शब्द ईजाद हुआ है, बाबा बुलडोजर, और विपक्ष के जो लार्जेस्ट लीडर हैं वो आपके ऊपर इसको लेके गंभीर आरोप लगाते हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि उनका मानना है कि आप बुलडोजर लेके सबके घरों को गिराए दे रहे हो, देखिए, एक तो और ये कहना अत्याचार का प्रतीक के तौर पर पेश किया जा विपक्ष रहा है। के सबसे बड़े नेता के रूप में आप किसी को संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनता तय करेगी। एक तो मेरी इस पे आपत्ति होगी, इसलिए आपत्ति होगी 2019 का चुनाव अभी पहले संपन्न हुआ है और 19 में आप देखेंगे लोकसभा का जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें सेकंड पोल कौन किया था ये हर व्यक्ति जानता है। एसपी तो नहीं की थी। एक दूसरा, इस चुनाव में भी आप देखेंगे 80% सीटें बीजेपी जीतेगी। 20 पे बंटवारा होना है और जो 20 पे बंटवारा होना है उसमें कौन आगे रहता है, क्योंकि एक बड़ा वोटर साइलेंट है। 80-20 का आपका तात्पर्य यही था क्या? 80-20 का मेरा वही। लेकिन लोगों ने जोड़ा तो हिंदू मुसलमान से। और मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ने के लिए कोई कुछ भी जोड़ ले। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि जो सुरक्षा का पक्षधर है, माफिया राज के खात्मे का पक्षधर रहा है, गरीब कल्याणकारी और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पक्षधर है, ये सभी 80% वोट मुझे मिलेंगे, भारतीय जनता पर पार्टी मैं को आज मिलेंगे। आपके करीब 20 भाषण सुनकर आया हूँ। आप कभी मायावती पर अटैक नहीं करते हैं, मैं ऐसे आप क्या कभी बीएसपी का नाम नहीं लेते हैं। मैं हर चुनाव इसलिए मैंने कहा विपक्ष का लार्जेस्ट, क्योंकि आपने तो खुद ही बाइपोलर कर रखा है चुनाव। नहीं, बाइपोलर नहीं कर रखा है मैंने। देखिए, हम हर एक को बोलते हैं, हर एक को मैंने बोला। मैंने मायावती जी पे भी बोला है, मैंने अखिलेश जी पे भी बोला है, मैं शिवपाल जी पे भी बोला हूँ। मायावती अगर का आप नाम आप नहीं लेते हैं, नहीं, मैं नाम सबका लेता हूँ। लेते भी हैं तो 2% 3%। नाम नाम अब जितना, मेजर अटैक आपका समाजवादी। देखिए, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे अपराधी और आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, हार की बौखलाहट में अभी से वे हमले कर रहे हैं, तो आखिर उन्हीं को तो बोलना तो पड़ेगा मीडिया ना। क्यों ना कहे कि यो और आप टक्कर में हैं? देखिए, सही आकलन हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें होगा क्या कि हम सही तथ्य बता सकेंगे पब्लिक को। अगर आप सीनियरिटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है अखिलेश जी से सीनियर तो शिवपाल है। बेचारे को आज कुर्सी भी नहीं मिल रही है, लेकिन चलिए, मेरे कहने के बाद उसको स्टार प्रचारक तो बुलाया, बना